पहले वाले वीडियो में, दो वीडियोस में समझो, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। जस्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ, डायरेक्शन भी हो जाएंगे एक बार। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, इट इज माइनस क्यू, इट इज प्लस क्यू। ये है अपना सेंटर O, समझो पॉइंट यहाँ पर है, डिस्टेंस r, सारे डिस्टेंस O से गिनना याद रखना, एट ए डिस्टेंस r यहाँ तक। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो आएंगी, देखो ध्यान देना फिर से। इसकी इंटेंसिटी लिया था E1 इधर वाली डायरेक्शन में, इसकी इंटेंसिटी इधर, डायग्राम देख लेना हो। यहाँ अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखे तो ये रिपेल करेगा ये वाला, और ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डेफिनेटली इसकी क्लोज है, तो इंटेंसिटी E1 ग्रेटर थी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला था E1 माइनस E2 लेके, तो देखना पहले वाले वीडियो में। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बड़े वाले वेक्टर की तरफ ही रहेगी, दिस इज E, और इसकी डायरेक्शन में P की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में E। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहे हैं, दिस इज L, दिस इज L, तो पूरा नहीं, सिर्फ फाइनल आंसर लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट व्हिच इज ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 twice P into R upon R square minus L square whole thing square, यह है। और इसकी डायरेक्शन लिखना है तो लिखेंगे पैरेलल टू P, P जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन, पैरेलल टू P मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। नाउ E एक्सिस फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लिया, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे कंसीडर किया था अपन ने कि L इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो अपन ने L स्क्वायर निगलेक्ट किया था। फाइनल आंसर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी है, दोनों याद रखना। डायरेक्शन देख लो, ये दोनों फॉर्मूले पर डिराइव कर चुके हैं अपन, खाली यहाँ फॉर्मूले लिख रहे हैं अभी फिलहाल, डिराइव पहले ही कर चुके हैं अपन। और डायरेक्शन देख लो, हाँ डायरेक्शन ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, यहाँ मेंशन किया पैरेलल टू P, P जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे देखते हैं, इक्वेटर पे है समझो, सेम डिस्टेंस R, वो पॉइंट यहाँ है इक्वेटर पे, ए पॉइंट यहाँ की जगह अभी यहाँ पे है समझो इक्वेटर पे। तो आया था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये इधर, एंटी पैरेलल टू P, P जिस डायरेक्शन में उसको पैरेलल मगर अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। डिस्टेंस उतना ही रखा है R और यहाँ पे भी उतना ही रखा है R, तो इक्वेटर का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। दोनों डिराइव किए, ये भी और ये भी। नाउ शॉर्ट के लिए कंसीडर करते, डायरेक्शन लिख लेते पहले, एंटी पैरेलल टू P, P को एंटी पैरेलल, यानी P ये डायरेक्शन में तो ये उसको एंटी पैरेलल, ठीक है। फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है मींस कंडीशन L इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो दिस इक्वेशन becomes E equator is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन L स्क्वायर को निगलेक्ट किया था तो यहाँ बचेगा R क्यूब। तो ये भी सॉल्व किया है अपन ने, ये दोनों इक्वेशन, और वो इक्वेशन याद रखो और डायरेक्शन याद रखो, ये डायरेक्शन कौन सी है, डिस्टेंस सेम ही है, या तो एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर किया है या इक्वेटर पे कंसीडर किया है, डिस्टेंस वही रखा है R, यहाँ पे जो है
ये हो चुके अपने दोनों इक्वेशन डिराइव। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन निकालो फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों साथ में नहीं आएंगे, लेंदी है, या तो आएगा एक्सिस का या आएगा इक्वेटर का। तो दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आएगा। ये डेरिवेशन हो चुका है अपना। लास्ट पार्ट बचा है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो लेते। तो ये देख लो एक बार, जस्ट फॉर्मूले बताया है और डायरेक्शन फिर से एक बार बता दिया कि यहाँ जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो इधर आएगी, E1 माइनस E2 की, और यहाँ बताएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये वाली डायरेक्शन है रिजल्टेंट। तो ये इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन अगले साल भी काम आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव देने वाले हैं उनको डेरिवेशन, कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन तो नहीं आएगा, पर फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। और अपना डेरिवेशन था 11 में तो अपन ने लिया ही, फिर ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सेम फॉर्मूले बाद में मैग्नेट के लिए भी आएंगे, तो वहाँ डिराइव करने को नहीं होंगे, तो इससे कंपैरिजन में डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे अपन। तो ये आंसर याद रखना। तो इसमें P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला है Q इंटू ट्वाइस है मैग्नीट्यूड में, ट्वाइस L जो है वो है डायपोल लेंथ, and Q is the magnitude of any one of the charge and P is the electric dipole moment। ये डायरेक्शन है from negative terminal या negative charge to positive charge। ठीक है, ये देख लो एक बार। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते, वो अपना लास्ट टॉपिक है, वहां पे अपना 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने है। टेक्स्ट बुक फिर से पूरा रेफर मत करो, जैसे अपन ने पढ़ाया है वैसे सारा नोट डाउन करो, पूरा उसमें कवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार, नोट डाउन करो, मिटा दे फिर। नोट डाउन कर लो, ये मिटा रहे फिर अपन अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक पे चलते। आगे चल रहे हैं। दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही लेने वाले अपन, अपने को एक ही है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म एक ही बात है। मान लो परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है, बेटा सर्कल बनाया है, तो 2 डायमेंशनल बोर्ड में ये डिस्क भी बोल सकते, इसको रिंग भी बोल सकते, ये स्फीयर भी हो सकता, 3 डायमेंशन नहीं बन सकता, तो नाम लिख रहे हैं वहां पे, स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं। तो जब आप उस पर चार्ज डालेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली, इक्वली हर तरफ। तो रेगुलर शेप की अगर बॉडी है, जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, रॉड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बॉडी इरेगुलर शेप की है, ये ऐसे, तो जहां पॉइंटेड है वहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। यहाँ देखो कम है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मतलब दूर दूर है एक दूसरे से, यहाँ एक जगह बाउंडेड है ऐसे, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे उतनी जगह में, छोटी सी जगह में ज्यादा है और कहीं पे बड़ी जगह में भी देखो कम है, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा क्यों होता, वो ये लेक्चर खत्म होने से पहले आप लोगों को समझा दूंगा, पर अभी फिलहाल याद रखो, अगर इरेगुलर शेप की बॉडी है तो जहां पॉइंटेड है वहां चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर्ड टू रेगुलर सरफेस, वहां पे जो रहेगा। तो यहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा है, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन कम है। जबकि अगर रेगुलर शेप की बॉडी है, जैसे स्फीयर है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब तरफ, इक्वल सेपरेशन रहेगा सब में।
तो अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के हैं, नॉन यूनिफॉर्म अपने को अभी फिलहाल नहीं है तो देखेंगे बाद। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर शेप की जो बॉडीज है जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, रॉड है, ऐसा, तो उनके लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। रेगुलर शेप बॉडी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यूनिफॉर्म, यानी सब तरफ इक्वली। जैसे आप पीटी में खड़े होते तो कैसे खड़े होते हैं, यूनिफॉर्म, वन हैंड डिस्टेंस, बस वैसे सब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर पीटी हो गई समझो, रिसेस है तो अब कैसा, किसी का छोटा ग्रुप है, किसी का बड़ा ग्रुप है, तो कहीं 5 जन खड़े हैं, कहीं 10 जन खड़े उतनी जगह में, बस ऐसा। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, पॉइंटेड जहां रहेगा वहां चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रेगुलर सरफेस। इसमें ये देखना, तो यहाँ चार्ज कम है, यहाँ चार्ज ज्यादा है, देखिए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है चार्ज, यहाँ इक्वली डिवाइडेड है चार्ज। तो अब ले रहे हैं अपन यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप के हैं, यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक लेते, तो याद रखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस। चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्मली इक्वल, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उस टाइम रहेंगी रेगुलर शेप बॉडी, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, डिस्क हो गई, वायर हो गई, या सिलेंडर बोलो। नॉन यूनिफॉर्म इर्रेगुलर शेप की बॉडी है, ये रेगुलर शेप की बॉडी है जैसे स्फीयर, ये इर्रेगुलर शेप है। देखो कहीं पे कैसा है, कहीं पे कैसा, इधर भी बना सकते चार्ज, अपन इसे दिखाने के लिए इधर ही बनाया, पूरा बनाना है। तो यहाँ पे जहाँ पॉइंटेड है, या यहाँ जहाँ पॉइंटेड है, यहाँ जहाँ पॉइंटेड है वहां चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा दिखेगा, और यहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन कम। चार्जेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप है, एक एक लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता वो समझाऊंगा बाद में, देखते हैं उसको। चलो आगे यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म दिख तो रहा, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के, उसमें पहला वाला टाइप ले रहे हैं। समझो पतली सी वायर है, थिन वायर, तो उस पे चार्ज डालेंगे तो इसका एरिया कितना सा रहेगा, पतली सी वायर का एरिया निग्लिजिबल, वॉल्यूम भी निग्लिजिबल। क्या काउंट करते हैं उसकी अपन, लेंथ। वायर की क्या इंपॉर्टेंट रहती है, लेंथ। जब आप इस पे चार्ज डालेंगे, यूनिफॉर्म शेप है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलोंग द लेंथ। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलोंग द लेंथ। पतली सी वायर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं, याद रखो। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, and it is denoted by symbol lambda, ग्रीक लेटर है lambda, ठीक है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये लैम्डा का भी यूज करना जब पतली सी वायर है, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग द लेंथ, ठीक है। पतली सी वायर है तो इससे भी पतली वायर, वायर इमेजिन करते हैं ना, वायर कितनी पतली सी रहती है, वो वायर, तो उस पर जब चार्ज डालेंगे तो उसका एरिया निग्लिजिबल है, वॉल्यूम निग्लिजिबल है। क्या काउंट करते हैं अपन, उसकी लेंथ। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ, पूरी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब देखो, अगर ये यूनिट लेंथ है, समझो ये जो डब्बा बनाया ये यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसमें कितने चार्ज दिख रहे हैं, 2, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में यूनिट लेंथ में 2 चार्ज है, समझो 2 कूलम चार्ज है, तो सोचो 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे। सिंपल है, देख लो, यूनिटरी मेथड बचपन में किए होंगे।
1 सेंटीमीटर में 2 है तो यहाँ हो जाएंगे 20। ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि 1 सेंटीमीटर में 2 है तो 10 सेंटीमीटर में 2 कैसे हुए, या फिर ऐसे करके देखना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटीमीटर में, हर सेंटीमीटर में 2, तो टोटल कितने हो गए? मतलब ऐसे करना नहीं है, आता ही होगा तुम लोगों को ये लॉजिक, ठीक है, तो वो चल जाएगा। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को ये बताएगा कि यूनिट लेंथ में कितना है, तो फिर अपने को अगर पूरी लेंथ मालूम है तो चार्ज आराम से पता चल जाएंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, यही फॉर्मूला डेफिनेशन है, ये लैम्डा उसका सिंबल, चार्ज पर मतलब अपॉन में यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है अगर वो पता चल गए तो फिर कोई भी लेंथ के लिए चार्ज अपन निकाल सकते हैं वहां पे, क्योंकि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यूनिट लेंथ के चार्ज निकाल लो, फिर एल लेंथ के चार्ज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलोंग द लेंथ, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, ठीक है। वायर, पतली सी वायर, वायर इमेजिन करो, तो जब उस पे आप चार्ज डालेंगे तो चार्ज उस पे अरेंज होंगे प्रॉपर्ली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर 1 सेंटीमीटर में इक्वल चार्ज रहेगा या हर यूनिट लेंथ में इक्वल चार्ज रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन सुनना, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर मतलब कौन है? पर यूनिट लेंथ, जो भी लेंथ होगी। तो यूनिट लेंथ का अगर ये है लैम्डा, तो अभी बताया था एल लेंथ के लिए आप लोग आराम से निकाल सकते। यूनिट देखो, तो यहां याद रखना पतली सी वायर है, ये लिखा है वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ। तो वायर है पतली सी, लेंथ इंपॉर्टेंट है, तो पूरे लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली। इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ। हाँ, चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, डायमेंशंस भी लिख लेते, पहले चार्ज के डायमेंशन लिख लेते, ये चार्ज के डायमेंशन। अब मेथड से निकाल सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशंस ऑफ लेंथ। चार्ज के डायमेंशन m0, l0, t1, i⁻1 या a⁻1, जो भी लिखना है यहाँ पे। अब लेंथ के डायमेंशन अपॉन में मीटर, तो ऊपर जाके ये लेंथ के डायमेंशन ऊपर जाके माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिखा, तुम लोग मेथड से भी कर सकते हो, तो ये आएगा माइनस। तो आप इस मेथड से निकालो, क्या डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी चलेगा, पर डायमेंशन निकालते आना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशंस ऑफ लेंथ लिखना, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। तो ये वायर इधर बना है, ये वायर यहाँ बना है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? अलोंग द वायर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो ये हटा देना, तो ये है लीनियर, लीनियर मतलब वायर, स्ट्रेट लाइन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पूरी लेंथ पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुए अलोंग द लेंथ, पूरे वायर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ। तो linear charge density denoted by symbol lambda, it is defined as charge per unit length, यानी यूनिट लेंथ पे कितने चार्ज ये बताएगा, उतने ही यूनिफॉर्मली आगे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देखो, so it is charge per unit length, linear charge density। इसके कुछ और फॉर्मूले बताता, टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आप लोगों ने याद रखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझना, ये नोट डाउन कर लो पहले, यूनिट और डायमेंशन। अब देखो फॉर्मूला वही है, चेंजेस क्या हो सकते हैं वो बताना।
फिर से याद रखो, पतली सी वायर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलोंग द लेंथ, तो इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एग्जांपल वायर, तो यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है ये पता चल जाएगा यहाँ से, तो पूरी लेंथ में कितने चार्ज है आराम से निकाल सकते हैं, जैसे यूनिटरी मेथड बताया। फिर से बताता हूँ कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में समझो 2 चार्ज है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 40 चार्ज। बस सिंपल, तो वही अपने को कंसीडर करना है। तो आगे समझो इस वायर को रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया। कैसे बेंड किया है? रिंग, पतली सी रिंग है। ये देखो ये वायर है, उसको रिंग बना दिया। अब इस पे चार्ज डाले, तो फॉर्मूला वही है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो अब रेडियस दे दिया आप लोगों को, तो आप लोग लिखेंगे लैम्डा, इट इज चार्ज नहीं है, खाली अपन ने सीधी वायर को बेंड करके सर्कल बनाया है, ठीक है ना। समझो ये स्ट्रेट वायर है, इसको बेंड करके अपन क्या बना रहे हैं? सर्कल, ठीक है। तो लेंथ लिखने की जगह, अब ये लेंथ तो पता नहीं है पर रेडियस दी रहेगी, तो लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस। टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं दिया है पर याद रखो, बेसिक फॉर्मूला यही है, पर अब लेंथ कैसे निकालेंगे वो अपने पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ लेंथ क्या है? उस वायर की सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस निकाल लो, यानी उस वायर की क्या मिल गई? लेंथ। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता कि रिंग है जिसकी रेडियस दी है, रिंग लेंथ दी नहीं है, पूरी कितनी है, किसको बेंड करके अपने सर्कल बनाया, पर रेडियस दे दिया, तो आप सर्कमफ्रेंस निकाल लो, सर्कमफ्रेंस विल गिव द लेंथ। तो यहाँ लेंथ L लिखा है, उसकी जगह लेंथ को रिप्लेस कर दो सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला यूनिट सब वही है, सिर्फ चेंज क्या होगा देखो। अगर वायर की फ्रेम है, यानी इसी वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, तो भी चलता। ये वायर को बेंड करके ऐसी फ्रेम बना लिया अपन ने, ठीक है। तो ये लेंथ L, ये ब्रेथ B। तो अब इसका लिए फॉर्मूला बनेगा चार्ज। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ दिया है तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है ना, ट्वाइस L प्लस B। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। तो शेप चेंज हुआ तो नीचे लेंथ का फॉर्मूला बदल जाएगा। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो ऐसे 4 है, तो ट्वाइस L प्लस B, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, तो ये बन गया उसका पेरीमीटर। तो रिंग रही तो लेंथ की जगह सर्कमफ्रेंस लिखेंगे, अगर ये आया तो ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर। तो देखेंगे टाइम पे कैसे क्वेश्चन आता, न्यूमेरिकल कैसे आता है, कॉम्पिटिटिव में काम आएगा ये तो, और बोर्ड में भी आ सकता, तो देखेंगे उसको। तो वही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा अलोंग द लेंथ, बट इसको आप सर्कल के फॉर्म में भी वायर को बेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो उस वायर को रेक्टेंगल के फॉर्म में भी बेंड कर सकते हैं, और अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे यूनिफॉर्म सब तरफ, पर L और B लिखा है तो उधर भी बना। तो देखो चार्ज अपॉन लेंथ, ये भी लेंथ है सर्कल की, ये भी लेंथ है इस रेक्टेंगल की, तो ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखो। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा, याद रखना, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर, यानी अपॉन में यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलोंग द लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा अलोंग द लेंथ, इसीलिए ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। It is defined as charge per unit length। देखो तो यहाँ लेंथ इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल वायर, उसी वायर को आप ऐसे और ऐसे बेंड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला में माइन्यूट सा चेंज आएगा। तो ये देख लो, फिर दूसरे 2 यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते। तो आप लोगों का आज का होमवर्क है, पहला वाला तो खाली फॉर्मूला ही लिखा है, अगर आप लोग लिख के भेजना चाहे तो डायपोल वाला भी भेज सकते हैं, नहीं तो ये तो आप लोगों को भेजना ही। पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो सब आप लोगों को लिख के भेजना है डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर से देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर मतलब अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी
लेकिन यूनिट लेंथ पे कितने चार्ज है वो इससे पता चल जाएगा, बाकी कोई भी लेंथ पे एग्जांपल बताए निकाल सकते हैं आप। ये नोट डाउन करो, फिर दो दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। नोट डाउन कर लो, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, अब बचे हुए दो डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले वही ले लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये सिग्मा है, ठीक है, ग्रीक लेटर्स है सिग्मा, पहला लैम्डा था, ये सिग्मा है। ना मान लो पतली सी डिस्क है, इस पे जब चार्ज डालेंगे तो पूरे एरिया पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पतली डिस्क है तो वॉल्यूम तो निग्लिजिबल, इसमें लेंथ काम नहीं आएगी, डिस्क है, डिस्क सॉलिड डिस्क, ठीक है, लिखिए। तो यहां इंपॉर्टेंट है एरिया, पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। 3 डायमेंशन में इसको डिस्क इमेजिन करना, डिस्क मतलब अपनी जैसे सीडी देखा होगा आप लोगों ने, वो डिस्क, या चपाती बोलो, चपाती जैसी, तो पतली है, एरिया इंपॉर्टेंट है, तो एरिया पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये सरफेस है, सरफेस मतलब एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली पूरे डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, एरिया। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे एरिया पे, तो फॉर्मूला है ये, और डेफिनेशन भी वही है, देखना आप सुनना ध्यान से। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, सिग्मा किसकी मानी, सिग्मा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया पे कितने चार्ज है अगर वो पता है अपने को, समझो ये डिस्क है, पूरी सॉलिड डिस्क है समझो, अब यूनिट एरिया में कितने चार्ज है वो पता है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर में 2 चार्ज है, 2 कूलम चार्ज, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, तो कितने चार्ज होंगे 20 कूलम। तो यूनिट एरिया का चार्ज पता है तो टोटल एरिया पर चार्ज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पतली सी डिस्क है, पतली सी मेटल की प्लेट है, फ्रेम नहीं बोल रहा, फ्रेम इसके पहले थी, फ्रेम खाली फ्रेम, अब प्लेट बोल रहे, प्लेट, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस पे पूरे एरिया पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा वहां पे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट बन जाएगा कूलम, चार्ज का, एरिया का मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस आएंगे सिग्मा के m0 l0 p1 i1, ये चार्ज के डायमेंशन हो गए। नीचे 2 बार लेंथ है, एरिया आएगा मतलब, तो ये कर देते हैं -2, तो ये हो गए सिग्मा के फाइनल डायमेंशंस, m0 l-2 p1 i1, i की जगह आप लोग a भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया, एरिया इज द इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एरिया, तो पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, surface charge density is defined as charge per unit area, charge per unit area, unit coulomb per meter square, और ये हो गए डायमेंशंस। now it is denoted by sigma। अब अगर ये तो जनरलाइज हो गया, अगर डिस्क है तो ये फॉर्मूला कैसे बदलेगा, देखो q सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन एरिया। अब डिस्क का एरिया का फॉर्मूला, डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर, अब वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अपन बाद में देखेंगे, एरिया को डबल करना कैसे वो अपन बाद में देखेंगे, अभी समझ लो एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा q अपॉन पाई r स्क्वायर एरिया, देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं।
पे याद रखना चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक एरिया लेंगे, फिर एक जैसे पतली सी डिस्क है, आप इधर चार्ज डालेंगे तो वो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बाद में देखेंगे ये, तो अपन इसको बाद में ट्वाइस यूज कर लेंगे। चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ द साइड्स, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया, दोनों एरिया काउंट करना है, और वो देखेंगे बाद में अपन जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तब उसको यूज करेंगे। तो चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन बोथ द साइड्स। तो अभी फिलहाल एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रखते हैं, एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा इमेजिन करो फिलहाल, फिर देखेंगे उसको आगे। चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुए तो एरिया डबल कर देंगे, ये हो समझ में आया। अब फ्रेम है, समझो, सॉरी प्लेट है, सॉलिड प्लेट, ठीक है, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे सॉलिड प्लेट पे, तो इसका फॉर्मूला एरिया का बन जाएगा सिग्मा इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसमें भी दोनों तरफ डिवाइड हुए चार्ज, तो अपन इनटू क्या कर देंगे बाद में 2, अभी नहीं, अभी खाली जो सामने सरफेस दिखा रहा है उसी को काउंट कर रहे हैं। चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो अपन एरिया को डबल कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। फिलहाल एक बेसिक एरिया याद रखो, लेंथ इनटू देखो, तो यहाँ पतली सी प्लेट है, जैसे ये पेपर है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो इस पे चार्ज डालेंगे तो यूनिफॉर्मली इस एरिया पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एरिया है, डिस्क हो सकती है, मेटल की प्लेट हो सकती है, तो जैसा रहा वैसा एरिया लेंगे, बट डेफिनेशन बेसिक याद रखो, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हटाना है। अब नाम से पता चल रहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसके लिए इमेजिन करेंगे सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी बाहर भी सब पूरे इसमें, तो ये है सिलेंडर, या क्यूबॉइड भी हो सकता है, देखो ऐसे डायमेंशन इमेजिन करो, तो इसमें पूरे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, या स्फीयर भी हो सकता, या डिस्क मत समझना ना उसको रिंग समझना, अब यहाँ लिखा है स्फीयर है, पूरे स्फीयर में अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, देख लो ऊपर। नाउ इसमें पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इसका सिंबल है रो, याद रखो इसको बोलते हैं रो। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, V से डिनोट कर दो, वॉल्यूम है, तो यहाँ पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3 डायमेंशनल फिगर ले रहे हैं, या तो जैसे 2 डायमेंशनली कंसीडर करो, थिकनेस क्या रहती है, निग्लिजिबल, डिस्क है या प्लेट है वो। अब यहाँ पे सिलेंडर है सॉलिड, 3 डायमेंशनल फिगर, या ये इमेजिन करो क्यूबॉइड, या ये स्फीयर, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड इट इज इट इज डिनोटेड बाय रो, ये है सिग्मा, वो रो है सिंबल। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है वो पता है, तो टोटल वॉल्यूम में आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट देखना, कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डायमेंशंस, पहले चार्ज के डायमेंशन लिख लेते, m0 l0 p1 I1, नीचे है वॉल्यूम यानी l3, ऊपर जाके माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिवाइड हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है या स्फीयर है, पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, और यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, और ये डायमेंशन, और याद रखो सिंबल है रो, दिस सिंबल इज रो, सिंबल का नाम है रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कभी मैं बोलूं रो तो फिर ये लिखना, सिग्मा बोलूं तो ये लिखना, और लैम्डा तो पहले हो चुका है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एरिया में, पतली सी डिस्क है या पतली सी प्लेट है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में,
इतना नोट डाउन करो, फिर एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये देख लो पहले, अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सामने है, ये याद रखो कि ये जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये मेटल के लिए अप्लाई नहीं होती, इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मेटल्स, याद रखना, ये पॉइंट लिखना, ये क्रॉस, कि ये आप मेटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते वो समझना, क्योंकि जब आप चार्ज ऐड करेंगे, मान लो मेटल का स्फीयर है, ठीक है, मेटल का स्फीयर है, तो देखो मेटल, ये स्फीयर कोई दूसरे मटेरियल का है, जैसे मार्बल का हो सकता है या रबर का हो सकता है, कोई भी दूसरा मटेरियल अदर देन मेटल एंड एयर, ठीक है, तो उसका स्फीयर है, और यहां मेटल का स्फीयर है। तो अब जब आप इस पे चार्ज डालेंगे, समझो ये प्लास्टिक का है या रबर का स्फीयर है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, रो चार्ज क्यूब अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगाएंगे। पर अगर वही स्फीयर मेटल का बोला है तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मेटल का स्फीयर है, ये डिस्क है, ये स्फीयर है, स्फीयर लिखा है, तो उस पे चार्ज खाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, याद रखो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, लाइन ऑफ फोर्सेस में भी हुआ है, line of forces can pass through insulator but they cannot pass through conductor, hence electric field intensity inside a conductor is zero, electric field intensity E inside a conductor is zero। तो कंडक्टर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी मेटल के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लाई नहीं होता। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कभी भी मेटल के लिए नहीं आएगा, मेटल के लिए आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मेटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे रबर का स्फीयर है या पेपर का स्फीयर है या और कोई मटेरियल का है, मार्बल का स्फीयर है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रो का फॉर्मूला लगेगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला बदल दो, 4/3 पाई आर। सिलेंडर रहा तो चार्ज अपॉन सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, where h is the height of the cylinder, ये फॉर्मूला लगेगा, तो अपॉन में वॉल्यूम का फॉर्मूला बदलना। पर ये तीनों जो बने हैं ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बने हैं, यानी दे आर नॉट मेड अप ऑफ मेटल। अगर मेटल का है तो चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई नहीं होता, याद रखना। मेटल के लिए पॉइंट लिखना वहां पे, मेटल के लिए आप लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई नहीं कर सकते, we cannot apply volume charge density for metals, मेटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेटल के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? अपने टाइम पे बेचने के लिए आएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि चार्ज मेटल पे जब डालेंगे तो स्फीयर भी है तो सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे खाली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा, या पतली वायर है मेटल की तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स, तो ये मेटल के लिए कभी आएगा नहीं, वो मेटल के लिए या तो लैम्डा आएगा या फिर सिग्मा आएगा। तो अब स्फीयर है, एक मिनट रुक जाओ, अभी स्वच्छ भारत को जाने दो, फिर से बताता एक बार, कुछ ना कुछ। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स, मेटल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेटल का सिलेंडर है, मेटल का क्यूबॉइड है या मेटल का स्फीयर है, तो आप स्फीयर को ये फॉर्मूला, सिलेंडर को ये, क्यूबॉइड का लिखा नहीं है, उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला L³ लिख सकते हैं, तो वो मेटल के लिए अप्लाई नहीं होंगे, ये अप्लाई होंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, यानी अगर रबर का है या माइका का है या फिर बोल सकते पेपर का सिलेंडर है या पेपर का स्फीयर है, स्फीयर पेपर का बना सकते हैं,
मार्बल का स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग जो भी मटेरियल है मेटल को छोड़ के, तो फिर उनके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगा। मेटल्स के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर मेटल का स्फीयर आया तो फिर क्या करेंगे, तो याद रखो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो सिग्मा का फॉर्मूला लगेगा और सिग्मा का फॉर्मूला ये बनेगा चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, यानी चार्ज अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला लगेगा। याद रखो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, चार्ज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस पे। तो स्फीयर अगर आया तो देखना पहले नॉन कंडक्टिंग है तो रो लगाना, और अगर कंडक्टिंग है तो सिग्मा ही लगाएंगे, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ही यूज करेंगे। मान लो सिलेंडर है, और काय का बना हुआ सिलेंडर है, वही मेटल का सिलेंडर, ये ऐसे, उसमें चार्ज सिर्फ कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस पे, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना, ये तो बहुत ही कम रहता। तो सिलेंडर का फॉर्मूला यहां लिखकर चार्ज अपॉन एरिया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये बेटा ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि तुम्हारे को स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का एरिया, स्फीयर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सब तुम लोगों को पता है, तो इसीलिए याद रखना। तो मेटल का अगर स्फीयर है या मेटल का सिलेंडर है या मेटल का क्यूबॉइड भी आएगा तो इधर ही लेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए अगर वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर उसके बाद कोई भी शेप रहो, चाहे डिस्क हो, प्लेट हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, क्योंकि मेटल पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो लाइन ऑफ फोर्सेस में भी बताया था कि लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज 0। तो यहाँ पे भी वही है, चार्ज खाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल को अप्लाई नहीं कर सकते, मेटल पे जो भी चार्ज डालेंगे वो सरफेस पे ही रहेंगे, तो अंदर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं, एक मिनट वापस लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्किल से समझने का, और यहाँ पे अपना चैप्टर समझो खत्म हो जाएगा। तीनों आप लोगों को लिख के भेजने हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला। ये मेटल वगैरह का या ये शेप अलग अलग टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप लोगों ने बना के रखना है, काम आएंगे बाद में 12th स्टैंडर्ड में। देखो फिर से सेकंड क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी is denoted by sigma। तो अब ये तीन डायग्राम वापस बना रहे हैं, पहले वाला तो जो था वही था, अब वापस एक बार बना रहे हैं। ये है क्यूबॉइड बना रहे हैं और स्फीयर बना रहे हैं। तो ये सब कैसे बने हैं, कैसे बने हैं, मेटल्स, ठीक है। तो ये बने हैं नॉन मेटल्स से, नॉन मेटल्स के ऐसे ऑब्जेक्ट रहे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगना, पर अगर मेटल्स के हैं तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, याद रखना सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पूरे सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे। ये अपन बता रहे कि ये सरफेस पे है, खाली अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पे। क्यूबॉइड के सारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सिर्फ सरफेस पे। क्यूबॉइड का एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, ये तो रेक्टेंगुलर पैरालेलोग्राम है, तो क्यूबॉइड है, सभी साइड सेम, तो चार्ज यहाँ सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे, नीचे सरफेस पे, साइड में सरफेस पे, इधर और इधर, सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं, ठीक है। मेटल का अगर है तो अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस पे, और स्फीयर भी है तो सिर्फ सरफेस पे। तो यहाँ लिख लेते स्फीयर है, इसको कंफ्यूज मत करो। तो सिलेंडर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, कर्व सरफेस एरिया लेना 2 पाई आर एच। इसके लिए बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन
एक फेस का एरिया रहता एल स्क्वायर स्क्वायर, और ऐसे कितने फेसेस है टोटल 6, तो 6l² टोटल एरिया स्फीयर का। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, स्फीयर का एरिया 4πr² सरफेस एरिया। फिर से बता रहा हूं, याद रखो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेटल पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर नॉन मेटल्स का सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। बेसिक ये है, स्फीयर सॉरी सिलेंडर का ये है, स्फीयर का ये है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr3, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, क्यूबॉइड का l³, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जगह नहीं है छोड़ो। पर अगर मान लो वही ऑब्जेक्ट वैसे ही शेप के मेटल के हैं, तो याद रखना चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगा। तो मेटल के लिए सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगा, पतली वायर है तो। बाकी फिर कोई भी शेप रहो, डिस्क रहो, प्लेट रहो, या सिलेंडर हो, या क्यूबॉइड हो, या स्फीयर हो, अगर मेटल से बना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। यहाँ पे याद रखना, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना ये पॉइंट। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर है तो सरफेस पे चार्ज रहेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। ये नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो फिर ये याद रखो, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे 11 का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला क्यों छोड़ते हैं, इसका भी लिख देना। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम L³। क्यूबॉइड है ना, सबकी लेंथ से लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यानी L। ये स्फीयर के लिए फिर से देखो, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये स्फीयर है, पर कैसे बने हैं, नॉन मेटल्स से। तो नॉन मेटल्स से बने हैं तो फिर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये इसका वॉल्यूम का और ये इसका वॉल्यूम का। तो बेसिक फॉर्मूला वही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। और याद रखो फिर से, मेटल्स के लिए ये अप्लाई नहीं होंगे। मेटल का अगर वही शेप वापस मेटल के लिए 1 2 3 कैसे बने लिए मेटल्स, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगी, ध्यान रखना। इसका एरिया ये रहा, इसका एरिया ये रहा, इसका एरिया ये रहा। तो बेसिक फॉर्मूला हुई सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मेटल्स पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी पतली वायर है तो, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नेवर एप्लीकेबल फॉर मेटल्स, ये याद रखना। और ये याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। फिल इन द ब्लैंक में याद रखना। तो यहाँ ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब अपन देखेंगे इसके बाद कि 12th का शुरू करना क्या, क्योंकि बेसिक सब हुआ है, 12th का मे भी शायद शुरू कर दे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले ले ले, तब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी 13-14 वीडियो है वो वापस एक बार देख लो, ताकि 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ पाए। अब 12th का बहुत अच्छे से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 12th का आप लोगों को बोर्ड में भी लिखना है, ठीक है। 11th का तो खैर जिनको बोर्ड करना है उनको 11th में लिखना है, 12th का पोर्शन 12th में लिखना है, पर कॉम्पिटिटिव वालों को 11th और 12th मिला के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप लोगों को तो अच्छे से करना ही है। 12th वालों को भी 12th का जो चैप्टर है, जिनको सिर्फ बोर्ड देना है उनको भी 12th का तो चैप्टर अच्छे से करना ही पड़ेगा। बेटा ये बार बार बोल रहा हूँ, पर याद रखना मेटल्स के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल नहीं है। मेटल्स के रहे ऑब्जेक्ट यही शेप के, तो नॉन मेटल्स है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और मेटल्स से बने हैं तो चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही रहेंगे, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये तीनों के यहाँ पे फॉर्मूले लिखे और उसी तीनों के यहाँ पे भी फॉर्मूले लिखे।
तो यहाँ अपॉन में तीनों का वॉल्यूम लिखा है और यहाँ अपॉन में तीनों का एरिया लिखा है। ठीक है, तो जस्ट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में सोचेंगे कैसे करना है।